गुड मॉर्निंग जोहार दोस्तों। शासन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में झारखंड का क्या हाल रहा था, उसके बारे में हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जेपीएससी का जितने भी टॉपिक है, प्रीलिम्स का जितने भी सिलेबस वाइज है प्लस मेंस का, वो सारा हम लोग कवर करेंगे। तो प्रीलिम्स का जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, अभी हिस्ट्री का शुरू किए हुए हैं। हिस्ट्री का जो पार्ट है हमारा, तो वो सारा को हम लोग कवर करने की वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो हिस्ट्री का अभी पहला चैप्टर है उत्तर वैदिक काल, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत है, तो स्रोत के बारे में बता जाते हैं। आप जाके वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऋग वैदिक काल के दौरान झारखंड के इतिहास में कोई विशेष घटनाएं नहीं हुई थी, या उसके कोई साक्ष्य में डायरेक्टली पाए नहीं जाते, इसलिए ऋग वैदिक काल हम लोग पढ़ते नहीं हैं। और ऋग वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक है आपको पता है ना। ऋग्वेदिक काल का कार्य कहाँ से है, वो 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, ये क्या है हमारा ऋग्वेदिक काल है। और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी मतलब ईसा पूर्व तक, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ऋग्वेदिक काल में हमारा कोई विशेष साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमारा साक्ष्य प्राप्त हुआ है बहुत सारे, इसलिए हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में झारखंड में पढ़ते हैं। तो ये 1000 ईसा पूर्व से 6000 600 ईसा पूर्व के बीच है, लगभग 400 साल के बारे में, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि ऋग्वेदिक काल के बाद के उत्तर के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है ना। और उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य कौन कौन सा है, देखिए उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ कौन कौन सा है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यण्यक उपनिषद। इन सभी ग्रंथों के माध्यम से झारखंड के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इसी काल में है, तो ऋग्वेदिक काल में आप देखेंगे भारत के संदर्भ में, तो भारत मान लीजिए इस वाले रीजन में है, तो ये वाला मैं मैप बना दे रहा हूँ। तो ऋग्वेदिक काल में क्या है, इस वाले रीजन में ये इंडिया है। एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा यहाँ पे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला इलाका, तो देखिए ऋग्वेदिक काल में क्या है ना, ये आपको इस वाला रीजन है, वहाँ पर यहाँ पे ये है गंगा गंगा जमुना दोआब का ऊपरी वाला ये भाग है, ठीक है ना, या सिंधु वाला सतलज वाला ये क्षेत्र, इसे सब सिंधु के नाम से जाना जाता था। तो ऋग्वेदिक काल में जो आर्य लोग थे यहाँ पे थे, ठीक है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन क्या हो गया ना, आर्यों का आगमन और पूरब की ओर हुआ। पूरब की ओर मतलब कहने का मतलब क्या है, इस क्षेत्र में हुआ, ठीक है ना, इस क्षेत्र में हो गया। पूरब की ओर और दक्षिण की ओर हुआ, इसी चीज़ के बारे में। दक्षिण में ही कौन है, हमारा झारखंड है। ये ऋग्वेदिक काल का हो गया, ये कौन सा हमारा उत्तर वैदिक काल का होगा। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे है, तो इस दौरान ही झारखंड में संपर्क हुआ आर्यों का, ठीक है ना। तो आर्यों का आर्यीकरण कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। चलिए इतना ही इसमें बताया गया। देखिए इसमें इस काल में दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल में दो प्रमुख कार्य संपन्न हुआ है। एक तो पहला देखना है आपको कि धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ है। धार्मिक आंदोलन मतलब आर्यों का प्रसार हुआ है, ठीक है ना, प्लस मुंडाओं का प्रवेश हुआ, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर देखें कि इस समय जो इस काल में झारखंड में लौ युग का, जब असुरों का लौ संस्कृति, आपको पता होगा 600 बीसी के आसपास बिहार वाले रीजन में भी और झारखंड वाले रीजन में क्या होता है, लोहा का आविष्कार हो चुका था। और लोहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, उसका इस्तेमाल इसीलिए खेती के लिए किया रहा था। आप देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व में आप देखेंगे महाजनपद का काल रहा था, ठीक है ना। और महाजनपद काल में महाजनपद काल का निर्माण हुआ था, उसमें मगध महाजनपद सबसे बड़ा था। मगध महाजनपद सबसे बड़ा और ताकतवर और समृद्ध होने के पीछे क्या कारण था, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपको पता होगा कि इस काल में लोहे का फाल का आविष्कार हुआ। लोहे का फाल आविष्कार हुआ, तो फाल के आविष्कार होने के कारण उसका इस्तेमाल कहाँ पे, हल में किया जाने लगा, ठीक है ना। और हल में किया जाने लगा लोहे का फाल का इस्तेमाल। अब इससे क्या हो गया कि पहले लकड़ी का हल होता था। लकड़ी का हल सिर्फ आप मैदानी इलाकों में खेती कर सकते हैं, लेकिन लोहे के फाल के होने के कारण, तो लोहे का फाल आविष्कार होने के कारण क्या हो गया, आप पथरीले भूमि को भी आप खेती कर सकते हैं ना, पथरीली भूमि को भी खेती कर सकते हैं, ठीक है। इसी कारण क्या हो गया, अब न सिर्फ हम लोग मैदानी इलाका मतलब बिहार का मैदानी इलाका, उत्तर प्रदेश का मैदानी इलाका खेती बाड़ी कर सकते हैं, बल्कि झारखंड जैसे कठोर क्षेत्र में भी खेती बाड़ी प्रारंभ हो गई। अब खेती बाड़ी जब बड़े क्षेत्र में प्रारंभ होगी, उससे क्या होगा, तो खेती बाड़ी प्रारंभ होने के कारण अब क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा। और उत्पादन में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, ये इतना अधिक उत्पादन होने लगा कि उसका
खाने के अलावा भी बचने लगा। अब उससे क्या होने लगा, कर दिया ना लोगों को, सरकार को कर दिया जाने लगा। तो कर दिया जाने लगा, कर देने के बाद क्या होगा, सरकार के पास एक राजस्व आने लगा, है ना। सरकार पर राजस्व आने के कारण सरकार क्या करती है, अपने पास स्थायी सेना रख सकती थी, ठीक है ना, अस्थायी सेना रख सकती थी। तो अस्थायी सेना कब रख पाएगा, जब अधिशेष उत्पादन होता है, ठीक है ना। अधिशेष उत्पादन से क्या होता है, अस्थायी सेना रख पाता है। इसीलिए मगध क्या हो गया, ताकतवर हो गया। एक कारण तो ये है, आपको देखें कि लोहे का आविष्कार के कारण है। तो लोहे का आविष्कार कारण क्या हो, क्योंकि इस काल में असुरों को लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। लोहे का काम वो लोग असुर लोग करते थे। इसका संबंध आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक आप इंडियन हिस्ट्री को भारत की हिस्ट्री के साथ जोड़कर नहीं देख रहे हैं, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा पहला, ठीक है। तो असुर का संबंध अब समझ में आ रहा है आपको, क्या कारण है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो इलाका है, ये इलाका कौन सा हमारा, बिहार वाला इलाका है, ठीक है। ये बिहार इलाका है, प्लस ये वाला इलाका कौन सा हमारा, झारखंड का इलाका है। तो आप देखेंगे इस वाले रीजन में गंगा नदी बहती है। तो ये मगध साम्राज्य इस वाले रीजन में, तो मगध साम्राज्य के ताकतवर होने के पीछे कारण क्या था, एक तो इस सिंहभूम वाले क्षेत्र में लोहा पाया जाना, और लोहा से फाल बनाया जाता है, फाल से खेती का इस्तेमाल होता है। प्लस इस क्षेत्र में हाथी पाया जाता है। तो हाथी अधिक पाए जाने के कारण आपको पता होगा, इसका इस्तेमाल मगध साम्राज्य के लोग किलों को तोड़ने के लिए करते थे। जो कछारी इलाके होते थे उन क्षेत्रों में परिवहन के लिए करते थे, सेनाओं को ले जाने के लिए करते थे, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे इस क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में बहुत सारी नदियाँ आती है। नदियों का इस्तेमाल सेनाओं के आगमन के लिए, व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और चूँकि जो मगध साम्राज्य था इस वाले इलाके में, तो चारों नदियों से घिरा हुआ था। तो जो इसकी राजधानी थी वो पटना या पाटलिपुत्र, उस समय पाटलिपुत्र, वो एक जल दुर्ग था। और दूसरी राजधानी जो राजगीर थी, वो भी क्या है, चारों 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसलिए वो क्या है, वो भी एक नेचुरल या प्राकृतिक दुर्ग था, उसको तोड़ पाना मुश्किल था। इसलिए मगध ताकतवर हुआ। और मगध के ताकतवर के साथ ही संबंध हमारा क्या है, झारखंड के साथ है, क्योंकि मगध का ही भाग था हमारा किसका, झारखंड। और इसी समय इस क्षेत्र में रहने वाले लोग थे असुर, और असुर लोगों को पता था लोहे के बारे में, ठीक है ना। इसलिए हम लोग लोहे के इस काल में असुरों की लौह संस्कृति प्लस धार्मिक आंदोलन, मतलब आर्यीकरण, आर्य का भारत के पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर, मतलब झारखंड की ओर प्रवेश कैसे हुआ, और इसी समय मुंडाओं का क्या संबंध है, वो हम लोग को देखना है। 3 चीज़ें। तो धार्मिक आंदोलन का काल झारखंड में क्या है, ये देखना आपको, ठीक है ना। देखिए इस काल में 2 चरणों को देखा जा सकता है, एक तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, है ना। तो पहले जैन धर्म के देखिए, इसमें क्या है, तो जैन धर्म का प्रसार लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। और जैन धर्म को जैन धर्म बौद्ध धर्म से प्राचीन है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी मान लीजिए MCQ में पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि जैन धर्म प्राचीन है या फिर बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म प्राचीन है, ठीक है ना। और झारखंड का संबंध सीधा जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से है, क्योंकि इनका निर्माण गिरिडीह जिले के इसरी के करीब स्थित पहाड़ पे हुआ। और उस पहाड़ का नाम क्या था, पारसनाथ, है ना। पारसनाथ पहाड़ है, ये गिरिडीह में है। गिरिडीह में कहाँ पे, इसरी के निकट है। किसके नाम पे पड़ा, पार्श्वनाथ के नाम पे पड़ा, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म आपको पता है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और 23वें तीर्थंकर का जन्म क्या हुआ है, 250 ईसा पूर्व 250 ईसा पूर्व हुए थे, ठीक है ना। मतलब 250 वर्ष पूर्व, मतलब क्या, इनके जन्म से 250 वर्ष पूर्व। तो वो कितना हो जाएगा, लगभग हमारा क्या है, पार्श्वनाथ का जन्म 790 ईसा पूर्व में होगा। ये भी देखिए, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पूछे जाने की बहुत संभावना है, तो इसको ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ है, 790 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको यदि पूछा जाए कि जैन धर्म का केंद्र स्थल कौन था, हार्टलैंड कौन सा था, तो हार्टलैंड पूछा जाए तो ये कौन सा था, मानभूम वाला रीजन था। मानभूम में वर्तमान में धनबाद, बोकारो और पुरुलिया वाला डिस्ट्रिक्ट और बांकुड़ा वगैरह, कुछ पश्चिम बंगाल का इलाका शामिल होता है। ये सभी मिला के मानभूम बनता था। मान राजाओं की भूमि थी, इसलिए से मान राजाओं का शासन चल रहा था, इसलिए मानभूम कहा जाता था, ठीक है ना। जिस प्रकार सिंह राजाओं का शासन था, सिंहभूम हो गया। तो मान राजाओं का शासन चल रहा था, इसलिए इसे मानभूम कहा जाता था, ठीक है ना। इस तथ्य में उल्लेख पुरुलिया जिला में किया गया। तो पुरुलिया जिला शामिल होता था पहले किसमें, मानभूम। बाद में पुरुलिया जिला अलग हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे धनबाद, बोकारो, वो सब भी अलग हो गया। तो देखिए इसमें, तो इस जो सेंसस हैंडबुक है, पुरुलिया जिला का सेंसस हैंडबुक, इसमें क्या प्रस्तुत किया गया है, विनय घोष ने प्रस्तुत किया है कि समृद्ध मंदिरों और मूर्तियों वाले जैन केंद्र स्थल कौन कौन से था। देखिए ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पाकबीरा, तुशामा, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, चर्रा, गोलमारा और अन्य जगह, ये सब सभी के सभी क्या है, प्रसिद्ध जैन धर्म से संबंधित स्थल हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
ये सारे आपको रट्टा मार सकते हैं, तो रट्टा मार लीजिएगा। पकबीरा, तुइस्मा, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, चर्रा, गोलमारा, बार बार रिपीट कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अगला चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे एमसीक्यूज के ऊपर पूछा जाता है कि मानभूम यद्यपि केंद्र था, है ना, मतलब मानभूम जैन धर्म का सेंट्रल था, हार्टलैंड था, लेकिन जैन धर्म का ऐसा नहीं कि जैन धर्म से मानभूम तक था, इसका प्रसार संपूर्ण झारखंड में प्रसार था इसका। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे देखिए, इसका विस्तार और देखना होगा नदी घाटी के आधार पे। ये दामोदर नदी घाटी किनारे और कसाई नदी किनारे। तो कसाई नदी कहाँ है? धनबाद, ये आपको बोकारो जिला धनबाद में बॉर्डर में मिलेगा आपको। ठीक है ना, कसाई नदी। इसके अलावा धनबाद क्षेत्र में बाड़म, बलरामपुर, कर्रा, पर्रा और कतरास, तो ये धनबाद क्षेत्र में आपको मिलेगा। इसका कतरास आप जानते हैं, बहुत फेमस है। कतरास में बहुत सारे मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म में एक ग्रंथ का नाम है जैन ग्रंथ आचरांक सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो इस छोटा नागपुर सहित पश्चिम बंगाल को राग या लाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो आपको पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो राग के नाम से या लाग के नाम से। ठीक है, तो राग या लाग, ये ध्यान रखना है। और राग और लाग में सिर्फ छोटा नागपुर नहीं आता था, बल्कि इसमें पश्चिम बंगाल का क्षेत्र भी शामिल होता था, पश्चिम बंगाल का मानभूम वाला क्षेत्र भी शामिल होता था। ठीक है, आप यदि मैपिंग के थ्रू देखेंगे तो आप इस वाले रीजन में आप इस तरह से देख पाएंगे कि ये वाला कुछ इस तरह से बना दीजिए, ये वाला रीजन है, और ये धनबाद वाला रीजन है। ठीक है, और ये बोकारो रीजन है, धनबाद और बोकारो रीजन, इसको शामिल कर दीजिए। अब प्लस यहाँ पे थोड़ा पुरुलिया है, ये बांकुड़ा वाला जिला है, तो ये वाला पूरा इलाका शामिल कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा? हमारा मानभूम बनेगा। ठीक है ना, ये मानभूम वाला इलाका हो जाएगा। ये पूरा इलाका शामिल था किसमें पहले, मतलब ये वाला इलाका और ये वाला इलाका पूरा मिला के क्या बोलते हैं, राग या लाग क्षेत्र के नाम से जाना था। ठीक है, तो मानभूम प्लस ये वाला क्षेत्र। ठीक है, जब आपको पता है कि पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी जब इन क्षेत्र में लाग क्षेत्र में भ्रमण के लिए गए थे, तो वहाँ के जो दृष्ट जन थे, मतलब वहाँ के जो लोग थे, उनको दृष्ट जन कहा गया। उन्होंने इनका स्वागत नहीं किया, अच्छे से स्वागत नहीं किया, बल्कि उनके पीछे, मतलब महावीर के पीछे कुत्ते छोड़ देते थे और पत्थर मारते थे भगाने के लिए वहाँ से। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये दृष्ट जन जो है, दृष्ट जन किनको कहा? वहाँ की जनजातियों को कहा है उन्होंने। ठीक है ना, वहाँ की जनजातियों को उन्होंने क्या कहा? दृष्ट जन कहा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, कर्नल डाल्टन ने कसाई नदी और पकबीरा में जैन मूर्तियाँ, दिगंबर जैन मूर्तियाँ आपको मिलेगा। बोड़म, पालमा और कर्रा क्षेत्र में मिल रही है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बी बॉल ने अपनी पुस्तक सराक जनजाति, ठीक है ना, सराक जनजाति को सिंहभूम क्षेत्र में प्रारंभिक निवासी माना है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सराक जनजाति कहाँ पे थी, ये सिंहभूम वाले क्षेत्र में पाई जाती थी। ठीक है ना, तो ये सराक जनजाति कौन थी उसके बारे में अब दिया हुआ है। सराक जाति के लोग निश्चित रूप से जैन श्रावक रहते थे। श्रावक मतलब क्या था? श्रमण से बना है, श्रमण मतलब भ्रमण करने वाले। जैन धर्म के जो लोग साधु होते थे, ठीक है ना, या आचार्य होते थे जो भ्रमण करते थे, उनको श्रावक कहा गया। श्रावक से ही क्या बना है? सराक बना है। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैन धर्म के 6 श्रेणियाँ थी। ठीक है ना, तीर्थंकर किन्हें कहा जाता था? पहला श्रेणी कौन है? तीर्थंकर, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। दूसरा श्रेणी क्या है? अरहर्त, ठीक है ना, जो निर्वाण प्राप्त कर लिया है। तीसरा श्रेणी क्या होता? आचार्य, जैन भिक्षुओं का प्रमुख होता था। ठीक है, और चौथा क्या होता था? उपाध्याय, मतलब जैन शिक्षक को या उपदेशक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। और साधु किन्हें कहा जाता था? सामान्य जैन भिक्षुओं कहा जाता था। और जो छठा कैटेगरी था हमारा, वो है श्रावक। वो जैन धर्म गृहस्थ, जैन धर्मावलंबी को क्या कहता है? श्रावक कहा जाता है। ये 6 कैटेगरी आपको ध्यान रख सकते हैं। इसमें 6 में से कोई भी एक आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है, तो ये श्रावक ये श्रावक और जो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा? सराक, एक ही है। तो इसे क्या कहा जाता है? हमारा जैन धर्म के प्रारंभिक निवासी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जैन धर्म की केंद्रीय स्थल मानभूम से सुदूर पश्चिम में स्थित होने के कारण पलामू के धर्म प्रभाव कम दिखाई देता है। ठीक है ना, आपको मानभूम से बहुत दूर है, इसलिए जैन धर्म का प्रभाव इस क्षेत्र में कम दिखाई मिलता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा पलामू के, लेकिन फिर भी पलामू के सतबरबा में हनुमानगढ़ के निकट जैनियों के कुछ पूजा स्थल दिखाई मिलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा। तो इसको 1 बाय 1 आप इस तरह से करके ये याद कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं।
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। तो ये अभी तो एक तो पहले मैंने बता दिया कौन सा, धार्मिक आंदोलन के बारे में। अभी हम लोग अगला वीडियो में आएंगे कौन सा, मुंडाओं के झारखंड में प्रवेश। ठीक है, तो इतना रखते हैं। चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे और नए नए वीडियोस हम लोग इस तरह से लेते आएँ। और भी आपको कोई लगता है कि सर इस तरह से पढ़ाना चाहिए, तो मैं आपको कोशिश करूँगा, उस तरह से कोशिश करूँगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं। तो अभी मैं फ़िलहाल जो तरीका है मैं उसी से आपको कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।